हेलो, वेलकम एवरीवन। दिस इज द पार्ट 2 ऑफ द इंटरव्यू एक्सपीरियंस वीडियो। तो पहली पार्ट में मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेरे को इंटरव्यू कॉल कैसे आई, टेलीफोनिक राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और राउंड 1 में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए। तो वो सारी वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसमें सारे क्वेश्चन जो जो भी हैं। और ये पार्ट 2 है। पार्ट 2 में लाइक राउंड 2 एंड टेक्निकल मैनेजरियल राउंड में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए और क्या क्या सजेशंस मैं देना चाहता हूँ। अगर आपको इंटरव्यू अपकमिंग इंटरव्यू शेड्यूल्ड है या जब भी इंटरव्यू दें तो ये सारे पॉइंट्स नोट करके रखें। तो वीडियो को पूरा देखें और ध्यान से देखें। बहुत सारे इनपुट्स दिए हैं मैंने और ये काफ़ी हेल्पफुल है इंटरव्यू में जाने से पहले। तो आइए सीधा वीडियो पे चलते हैं। हाय एवरीवन, तो वेलकम। सो दिस इज द सेकेंड राउंड एक्सपीरियंस। सो बेसिकली सेकेंड राउंड फिर से इंट्रोडक्शन से स्टार्ट हुआ और उसके बाद like interviewer asked about my personal projects, so I named all my personal project which I have worked on. After that he asked me to explain like end-to-end functionality of any one of my projects, जो भी मैंने किया उसकी end-to-end functionality करने कही। तो उसके बाद मैंने end-to-end functionality एक प्रोजेक्ट की एक्सप्लेन की। सो दिस वॉज द वेरी क्रूशियल पॉइंट टू नोट दैट कि ये हमारा बेस सेटअप होता है कि हम क्या क्या फंक्शनलिटी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग इंटरव्यूअर अपने नेक्स्ट क्वेश्चन प्रोसीड करता है। तो ये ध्यान में रखिए कि वही फंक्शनलिटी बताएं जो तुम्हें आती हो और जो तुमने लिटरली कर रखी हो, ठीक है। तो उसके बाद फिर ही इमीडिएटली आस्क्ड द वन क्वेश्चन लाइक विच टाइप ऑफ रिएक्ट कंपोनेंट यू हैव यूज्ड इन योर एप्लीकेशन। सो आई सेड आई हैव यूज्ड a function based components in my application. Then the follow up question he again asked like, do you know React lifecycle methods and how can you achieve in functional component? So I explained him about the like React lifecycle method क्या क्या होती हैं। तो I explained about like every component have its like life cycle of like mounting, updating and unmounting. सो आई गिव द सम ऑफ द फंक्शंस एज वेल, लाइक जो जो यूज होते हैं। कंस्ट्रक्टर सबसे पहले कॉल्ड होता है, देन रेंडर, देन कंपोनेंटेड माउंट एंड सो ऑन। सो आई हैव डॉक्यूमेंटेड द ऑल आंसर हियर। सो इन दिस लाइक इन क्लास बेस्ड component in React there are several life cycle methods that you can use to hooks in various point of component life cycle। लेकिन क्लास बेस्ड कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं कि वी हैव कंस्ट्रक्टर्स। माउंटिंग फेजेस में आते हैं कंस्ट्रक्टर, स्टैटिक गेट डिराइव्ड फ्रॉम प्रॉप्स, देन रेंडर, देन कंपोनेंट डेड माउंट। एंड इन अपडेटिंग फेज वी हैव लाइक स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट्स फ्रॉम प्रॉप्स, सो कंपोनेंट डेड अपडेट। तो ये सारे जो भी फंक्शंस हैं ये बाय नेम याद होने चाहिए कि मतलब माउंटिंग में कौन कौन से यूज होते हैं क्लास बेस्ड कंपोनेंट में, और अपडेटिंग में और अनमाउंटिंग में क्या क्या होते हैं। एंड द सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन लाइक हाउ कैन आई अचीव दिस विद द हेल्प ऑफ इन फंक्शनल कंपोनेंट। सो तो लाइक इन द React version 16.8 when hooks introduced, so we can with the help of use effect hook we can like mimic the behavior of life cycle methods। तो वो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो बेसिकली इन यूज इफेक्ट वी हैव like dependency array, so if we pass this as empty, so it will render at once, and if we pass that any state in that particular dependency, so whenever that updates so that component will re-render। And in the unmounting phase we have like a return we write a return function inside the use effect only, so that will occur as the unmounting। so I have given the code snippet as well, like kya kya hai, how we can achieve component dead mount। so here you can see that like use effect, so we give the logic here and cleanup function, and empty dependency array ensure that this effect run once after the initial render। this is the empty dependency। and in the component did update you can see that here in the dependency array we give some states like run the effect
only when the sum prop changes or state changes. And in unmount, we write the cleanup function here. Cleanup function equivalent to the component will unmount. So these cover the basic scenario of mimicking lifecycle methods in the functional component using use effective. And you can also give that like the use effective can use for other scenarios such as handling asynchronous operation and subscribing to external data sources. Then he again give the another question like what are the various state management in React, which one you have used in your application. So like I give the React offer various approaches to manage state, each catering to different scenarios, and I have used component state and Redux in my application. And then I explain about Redux and component states. Note this question is asked in round 1 also. This is पॉइंट कि मतलब क्वेश्चन रिपीट होते हैं, ऐसा नहीं कि राउंड 1 में पूछा गया तो, क्योंकि इंटरव्यू डिफरेंट होते हैं तो वो डिफरेंट उनको क्या पता लास्ट राउंड में क्या पूछा गया था, तो वो अपने हिसाब से क्वेश्चंस पूछते हैं. बेसिकली ये वाला क्वेश्चन मैंने लाइक तीनों राउंड में फेस किया था, तो ये वाला इम्पॉर्टेंट है, तुम अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो. एंड आई हैव रिटन डॉक्यूमेंटेड द वेरियस स्टेट मैनेजमेंट्स जो भी हम रिएक्ट एप्लीकेशन में कर सकते हैं. तो बेसिकली द सिंपल वन इज कंपोनेंट स्टेट. इसमें वी कैन यूज स्टेट टू मैनेज द सिंपल स्टेट विच कैन बी यूज इनसाइड वन कंपोनेंट. सो एंड द अदर वन इज कॉन्टेक्स्ट एपीआई. तो कॉन्टेक्स्ट एपीआई कब यूज करते हैं, जब हमें कुछ फंक्शनैलिटीज विद इन द कंपोनेंट्स यूज करनी होती है, तो उसके लिए लाइक विद इन द कंपोनेंट्स भी कर सकते हैं, और वी कैन हैव द like not very huge logic, but we can use context inside it. Like here the context API allows you to share the states between components without manually passing props through the component tree. And after that we come to the Redux. So Redux, why it is very popular, and they might have asked like we can only use React in Redux in React only or other frameworks as well. So like Redux is the state management library. It can be used anywhere, like in Angular, Vue, everywhere, but it gets popular only with the name of with React. So everyone thinks like it can be used in React only, but no, it can be used in any framework. So here we come. Like Redux is a state management library often used in larger applications. It provides a single centralized store and follows unidirectional data flow. Actions are dispatched to modify the state and components can subscribe the changes. और इसके अंदर एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, इंटरव्यूअर्स पूछते हैं कि what are the various like functions which or hooks we use for the handling the data. So the major they are asking for the use selector and use dispatch. If you have worked on Redux, or you know how we use selector and use dispatch. And the other one is like MobX. So MobX is another state management library that allows you to create observable state. Observable state. It automatically tracks dependency and updates the component when the observed state changes. And the another one is like Apollo client. What is Apollo client? If your application uses GraphQL, then Apollo client is a powerful library for managing states and fetching data. It integrates seamlessly with React and provides tools for caching and managing GraphQL queries and mutations. तो अगर आपको मतलब ये MobX और Apollo client पे अगर ट्यूटोरियल्स चाहिए तो कमेंट पे पिंग करना, मैं इस पे भी मतलब अच्छे से वीडियो बनाऊंगा एक्सप्लेन करते हुए. Then after that he asked directly like how do you optimize and enhance your React application. So I gave him the answer like 4 to 5 points. Like we can use virtualization, या फिर हम उसकी बंडलिंग कर सकते हैं, फिर उसके बाद कोड स्प्लिटिंग कर सकते हैं, यूज मेमो और यूज कॉल बैक मेमोइजेशन के लिए यूज कर सकते हैं. एंड हियर आई हैव डॉक्यूमेंटेड द solutions which you can prepare.
It's like optimization and enhancing the performance of React application involves several strategies and best practices. Here are some tips to help you improve the performance of your React application. So the first one is like we can use production builds. When you deploy the application, ensure that you are using the production build of React. Production builds have optimized such as minification and dead code एलिमिनेशन. जैसे कि हमारी जगह कहीं पे भी कुछ भी फंक्शनलिटी लिख देते हैं और वो हटाते नहीं है, कमेंट्स फालतू के सब, तो प्रोडक्शन बिल्ड होना चाहिए. द सेकंड वन इज कोड स्प्लिटिंग. तो व्हाट इज कोड स्प्लिटिंग? लाइक implement code splitting to break your application into smaller chunks that can be loaded on demand. This helps to reduce the initial load time by only loading the necessary code for the current view. मतलब जो भी स्क्रीन पे दिखती है वही दिखे, और बाकी जो मतलब स्क्रॉल पे आए तो वो बाद में आए, सेम वही लेजी लोडिंग. So utilize lazy loading for the components that are not immediately needed when the application loads. React provide react.lazy and suspense for easily implementing lazy loading. So इसमें जो कोई भी लाइक फंक्शनैलिटी एंड फीचर्स हैं तो उस पर मैं एक एक इंडिविजुअल वीडियोस बना दूंगा. अगर आप लोगों को चाहिएगा तो उसको भी कमेंट करिएगा. बिकॉज कोड स्प्लिटिंग एंड लेजी लोडिंग रिएक्ट मशीन कोडिंग राउंड में पूछ सकते हैं कि इम्प्लीमेंट एंड सो हाउ वी यूज कोड स्प्लिटिंग एंड लेजी लोडिंग, तो करने आना चाहिए. Then we have we can optimize images and videos. Suppose your application uses images and videos, so ensure that the images are compressed and optimized so to reduce their file size. Use image format that are suitable for the content and consider the lazy loading images that are not in the initial viewport. Viewport क्या होता है, इसमें भी अलग से सेपरेट टॉपिक है. Then we have bundle size analysis. So regularly we should analyze the bundle size of our application using various tools available like Webpack bundle analyzer, and identify and eliminate unnecessary dependencies or large libraries that might contribute to a larger bundle size. So suppose like in various organizations I have observed that कि रिएक्ट एप्लीकेशन और किसी भी एप्लीकेशन में इन द package.json फाइल दे हैव वेरियस अननेसेसरी लाइब्रेरीज इंस्टॉल्ड, सो दे माइट इंक्रीज द साइज ऑफ द एप्लीकेशन. सो कीप ओनली दोज लाइब्रेरीज जो कि मतलब यूजेबल है इन योर कोड. देन द नेक्स्ट टॉपिक इज मेमोराइजेशन. So memoization is the techniques such as React.memo and use memo hook to prevent unnecessary re-renders and calculation in your component. What is virtualization? So virtualization is a technique for long list or tables libraries that can help render only the items currently visible on the screen. Improve the performance of the large data sets. Suppose like if you have a table and it had thousands of records, so you will not show the 1,000 record at once. You can show only the records that can be viewed in your screen. Like you can show the 20, and after that 20 you can implement functionality like on scroll or pagination. So we can show the 20 sets. Then we have optimize with the help of server-side rendering. What is server-side rendering? Like consider implementing server-side rendering to deliver a fully rendered page to user on the initial load. So SSR can improve perceived performance and SEO. And the other point is like we can use debouncing and throttling. Then we can use optimized React components. Then we can use like profiling and performance monitoring. These are all advanced topics like you should know, and you can Google it what is this. So React Dev Tools and browser developer tools to provide the monitor and performance of your application and identify the bottlenecks and optimize accordingly. Then we can use like CDN. What is CDN? Content Delivery Network. Then we can use caching, like implement proper caching strategies for API calls and static assets
like caches that are rarely changed, and use versioning for the assets that are frequently updated. And we should reduce the number of re-renders. So उसके लिए कि भाई same use memo and use callback, we can use that. Then what is tree stacking? Ensure that your build process includes tree stacking to eliminate unused code from your bundles. Like remember that performance optimization is an ongoing process, and it is essential to monitor and test your application regularly to identify and address potential issues. Consider using tools various in the market like Lighthouse, Google PageSpeed Insights, and other browser developer tools that to access and improve your application performance. I have given the only like 5 to 6 points that I have documented all. Then after that he asked me about one JavaScript question, like what is deep copy and shallow copy in JavaScript. So basically in JavaScript, the concept of deep copy and shallow copy refer to how objects and arrays are duplicated, and whether the duplication involves creating a new instance or simply reference to the existing ones. तो बेसिकली ऑब्जेक्ट्स और एरे को मतलब कॉपी करने के लिए यूज होता है, लेकिन बस हमें ये देखना होता है कि मतलब वो करंट ऑब्जेक्ट या एरे में ही चेंजेस हो रहे हैं या फिर नया इंस्टेंस बना रहा है या फिर नया लेके बना रहा है. तो इसका ये डीप कॉपी और सेलो कॉपी का कंसेप्ट है. आइए देखते हैं इसमें होता क्या है. सेलो कॉपी में क्या करते हैं, लाइक सेलो कॉपी क्रिएट्स अ न्यू ऑब्जेक्ट और एरे, बट इट डजंट क्रिएट अ न्यू इंस्टांस ऑफ नेस्टेड ऑब्जेक्ट or arrays within the original object of array. Instead, it copies reference to the nested object or array, and changes made to the nested structure in the copied object will affect the original object and vice versa. तो जो भी इंस्टेंस होता है वो दोनों में चेंजेस होते हैं. And in JavaScript you can perform shallow copy using method like object.assigns or spread operators. I have given the example and code snippet also. And what is deep copy? On the other hand, deep copy creates a new instance of all objects and array within the original object of the array. See here, it creates in the original object of the array. It recursively copies all the nested structure and ensuring that the changes in the copied object do not affect the original one and vice versa. Deep copy is often necessary when you want to create an independent copies of the complex data structure. Achieving a deep copy in JavaScript can be more complex, and it is often requires using external libraries like load-less or custom recursive functions. Here is the code snippet as well. I have given the how we can do the deep copy. Note the above example is a basic examples. उसमें deep copying can be done variously. Like in summary, a shallow copy creates a new object with the reference to the same nested object, while deep copy creates a new object with new instance of all nested objects, making them independent of the original. The choice between deep copy or shallow copy depends on the specific use case and requirements. Then he asked me like after this like could you share your screen and create a simple timer for me. So let me show how I have created this timer. So I am open to the code sandbox, and here in the app.js I have like called a component timer, simple, and in the timer go to the UI part only. I have created one S2 and 3 buttons like start, stop, reset. So what it will do, like button on click it will start, like on start I have implemented the function, and on stop and on reset. So it should on start it should like 0 should started incremented with after 1 second, and on stop it should stop. On reset it should be reset to 0. Like here we can see that, like I click on the start, so timer got started. Like
1 2 3 4 5 6. And if you want to stop, it should stop, like it stopped on 9. If I click on start again, it will started from 9 only. And if I want to reset it, I can click on reset. So all functionality is working. So let me show you how I did it. So we need like two states. One is timer, to set the timer. So we take const timer and set timer and give it to the 0. And we kept one use effect. Why use effect? Like on every clear interval, like when we click on start, so what it should do, like when I have kept the set timer, तो ये टाइम स्टार्ट करने के लिए कि मतलब ये वो चलना स्टार्ट कर जाए. सो आई kept it टाइम इंटरवल and the time which you have used 0, so I have started incremented by 1 after every 1 second. So it will started working. And on stop, what I will clear interval the timer, like here the timer ID is we have given, so we will clear it. And on the on reset, what we will stop the timer, like कि वो चलना बंद हो जाए और उसके बाद टाइमर को 0 सेट कर देंगे. So this is the basically I implemented it correctly in the interview. So after that after get that I got the call from the HR, and he scheduled the last and final round, the managerial interview. So in before going the managerial interview, you should like prepare various things. Like you should definitely, if it is technical managerial round, तो तुम्हें अपने प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से आना चाहिए और उसमें प्रोजेक्ट से ज़्यादा क्वेश्चन होंगे. फिर मतलब आई हैव लिस्टेड डाउन ऑल द क्वेश्चंस. ठीक है, ड्यूरिंग मैनेजरियल राउंड इंटरव्यू द क्वेश्चन वर फोकस्ड ऑन बोथ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल एस्पेक्ट्स. मेजरली many questions were covered in the first 2 rounds technically, but it might ask again, and majorly it was very theoretical, and the question were asked from in my time, like boom boom boom, he's like just shooting question and I have to answer it. And the various question I have covered above, and the which I didn't covered, so these are the questions I can give you. Like, can you walk me through a challenging problem you encountered in one of your recent project and how you solve it? So you have to prepare like these questions. मतलब आपको क्या दिक्कत आई और आपने उसको कैसे काउंटर किया. So in every questions, like you have to give up some positive answers only. You can Google it answers, or otherwise I will give answers to this type of questions as well. Like describe a feature you implemented that significantly improved performance of your web application. सेम वही कि मैंने रिएक्ट जो भी क्वेश्चन में दिया था कि परफॉर्मेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो उसके 2-4 पॉइंट्स मैंने आंसर दिया था. देन हाउ डज वर्चुअल डॉम्स वर्क इन रिएक्ट, व्हाई इट इज बेनिफिशियरी फॉर परफॉर्मेंस. सो लाइक वर्चुअल डॉम लाइक रिकन्सिलिएशन पे काम करता है कि पहले जो भी अपडेट्स होंगी तो उसको स्कैन करता है, जो भी अगर चेंजेस होंगे तो दैट पार्ट ऑफ कंपोनेंट में वही चीजें अपडेट होंगी, नहीं कि पूरा नहीं चेंज होता है. ये कंसेप्ट होता है वर्चुअल डॉम का. हाउ डू यू अप्रोच मेकिंग अ वेब एप्लीकेशन रिस्पॉन्सिव एंड व्हाट CSS टेक्निक और फ्रेमवर्क डू यू यूज. सो लाइक वी आर यूजिंग we can use various CSS frameworks which like already वो मतलब ये responsiveness पहले से उनमें होती है, and we can use media queries to implement it, like Tailwind, Bootstrap, इन सब में पहले से ही आता है. Then what is box model in CSS and how it impacts. So box model सबको पता है कि उसमें हम मार्जिन, पैडिंग और बॉर्डर देते हैं और वो चारों साइड से दे सकते हैं. Then how do you handle side effects such as AJAX request or asynchronous operation in real application? So we can handle with the help of
लाइक कॉल बैक्स, प्रोमिस और एसिंग का वेट। तो ये सारे क्वेश्चन थ्योरेटिकली पूछे गए थे। देन व्हाट इज द टेक्निक डू यू यूज टू ऑप्टिमाइज, ये ऑलरेडी मैंने स्पेशली इन टर्म्स ऑफ रिड्यूसिंग पेज लोड टाइम, तो ये भी मैंने कवर कर लिया है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ लेजर, ये भी कवर कर लिया है। हाउ डू यू एंश्योर द क्वालिटी ऑफ योर कोड थ्रू टेस्टिंग, डू यू यूज एनी टेस्टिंग फ्रेमवर्क और लाइब्रेरीज। सो इंटरव्यूज में अगर 1-2 साल एक्सपीरियंस का हो तो मतलब 1-2 टेस्टिंग लाइब्रेरीज आनी चाहिए। तो वो पूछते लगते हैं कि तुमने किस टेस्टिंग लाइब्रेरी पे काम किया है, जेस्ट, मोचा, साइप्रस, एनीथिंग। देन यू मतलब हाँ, टेस्टिंग पे भी 1-2 क्वेश्चन हो सकते हैं, जैसे मेरे टाइम में था एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन यूनिट टेस्टिंग एंड इंटीग्रेशन टेस्टिंग। स्ट्रेट फॉरवर्ड मतलब मुझे उस समय नहीं आता था, अभी तो आता है, तो मैंने मना कर दिया था कि आई डोंट नो बट आई विल लर्न इट। देन द क्वेश्चंस वर लाइक कैन यू प्रोवाइड एन एग्जांपल ऑफ चैलेंजिंग प्रॉब्लम यू फेस्ड एट वर्क एंड हाउ यू अप्रोच इन सॉल्विंग इट। सेम पॉजिटिव आंसर की और पॉजिटिव अप्रोच की वो तुमसे उम्मीद करते हैं। सेम द क्वेश्चंस आर हाउ डू यू प्रायोरिटाइज एंड हैंडल मल्टीपल टास्क और प्रोजेक्ट्स विद द टाइट डेडलाइंस। Describe your experience working in a collaborative team environment. How do you handle disagreement or conflicts within a team? Same वही questions HR वाले, non-technical. So you have to prepare for the question like this. Have you ever had a mentor or assist a less experienced team member? How do you approach it? How do you stay updated with the latest trend and technologies in the front-end development? So I tell him that I follow some of the newsletters and follow the like one influencer on LinkedIn who are posted regularly related to the front end developments. I read the tech documentations for the various frameworks, ये सब चीजें। What new skills or technology you are currently interested in learning? तो उस समय का तो मुझे याद नहीं है, बट उसने एक क्वेश्चन पूछा था, currently I am interested in Next.js, so I am learning that. How do you handle changing requirements or unexpected challenges during a project? So you have to prepare. I have covered like every questions anyone can ask apart from technical. So you have to prepare all these questions and remember to tailor your responses based on your specific experience and technologies you have worked with. Additionally, be prepared to discuss your soft skills, problem solving abilities and how you approach the challenges in the professional setting. So after this interview like everything goes smooth, and yes and after that I got a HR call for the salary negotiation. So this is the end of the second part, but be prepared for the like these questions for the soft skills, and apart from that prepare the questions like this. And I have various other experiences and questions as well, so if you want that I can provide make the another interview experience video, and otherwise you can suggest any topics on which I will make the video to like explain in brief कैसे होता है, क्या होता है, कैसे यूज करना है। देन मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियोस में, और इसका पार्ट 1 डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये मीडियम डॉक्यूमेंट भी आई विल गिव इन द डिस्क्रिप्शन आफ्टर अपलोडिंग, लाइक 1-2 दिन बाद उसको भी डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। टिल देन बाय बाय एंड